अगला क्वेश्चन करो। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 डेढ़ महीना। ठीक है, आराम से इसको सीख जाना है। आगे थर्मोकेमिस्ट्री वगैरह सब, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में मोल्स वोल्स फिर वहां नहीं सीखेंगे। हाँ, डन। नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। क्या लिखते हैं? अब ये सब लिखना मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो व्हाट इज द गिवन मास? 49 ग्राम। और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कैसा आएगा? 1 × 2 + 32 + 16 × 4। दिस विल गिव यू 98। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 1.2 मोल या फिर 0.5, है ना। नीचे ग्राम पर मोल लिखेंगे ना, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया वो कितने मोल के लिए किया? 1 मोल के लिए किया, सिखाया था मैंने आपको। ठीक है, यहीं पर एक चीज और लिख लो यार। वो क्या लिखना है? ठीक है, लिख तो हम देते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। लेकिन आयंस का जब हम मास कैलकुलेट करते हैं, किसका? आयंस का। तो हम उसको फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। ये ध्यान रखना। कैलकुलेट ऐसे ही होगा जैसे किया, बट बुलाते क्या है? फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है,
लिख देते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर, इतना ना मूल कंसेप्ट पढ़ देते हैं कि नीचे मॉलिक्यूलर मास ही लिखा रहता है, वो मॉलिक्यूल्स का मास हम नहीं लिख रहे होते हैं, आयंस का मास लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं जब भी हम आयंस का मास कैलकुलेट करते हैं, समझे, ये सही है। हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, गिवन मास अपॉन H2SO4, तो आयन है ना, तो 2H+SO4 - 2 है ना। तो नीचे क्या लिखना चाहिए था, फॉर्मूला यूनिट मास। बस इतना ना, लंबा चौड़ा नाम कौन लिखेगा, उतना टाइम कहाँ है अपने पास। बाकी कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन होता था, ठीक है। यूनिट क्या आएगा, वही ग्राम पर मोल। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना इस चीज का। हो सकता है 4 ऑप्शन में कभी किसी बार आज से मोल कंसेंट से तो नहीं पूछना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, पूछ ले कि इनमें से हम किसका फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 3 कंपाउंड एक जैसे होंगे और चौथा क्या होगा, आयंस वाला। तो आयंस वाले का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रू फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। बेसिक चीज सा चीज है, भूलना नहीं है हमें। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P atom or P molecules in 124 ग्राम of P4। तो पहले तो मॉलिक्यूल वाला निकालते हैं। गिवन मास कितना है, 124 ग्राम। और एक इसमें, ठीक है, कितने पी के एटम्स हैं, 4। तो 4 इंटू 31 विल गिव यू व्हाट, 124 ग्राम। कितना आंसर आएगा, 1 मोल। ओके, तो ये आया मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है पी के, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 4 एटम। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम अगर निकालना पड़े तो क्या करेंगे, 124 ग्राम डिवाइडेड बाय 31, दिस विल गिव यू। एटम के लिए हम सिर्फ एक पी यूज करेंगे, वी विल यूज ओनली 1 पी। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आप किसी घर में अपने घर में रह रहे हो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितने घर हैं, एक बोलोगे। लेकिन अगर आपसे पास पूछा जाएगा कि आपके घर में कितने आदमी हैं, जितने आदमी होंगे वो बोलोगे ना। जैसे मान लो 4 हैं, 5 पर्सन है, 6 पर्सन है। तो उसी घर में, घर को अगर लिखोगे तो एक घर लिखोगे, और उसी को अगर बोलोगे 5 आदमी तो क्या लिखना होगा, 5, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि अब हम इसको ऐसे अलग अलग करके नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली निकालेंगे। देखो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल में कितने पी के एटम है, 4। हमने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, 1। तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो एक मोल मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, इनटू, समझ आया। तो ये अब हम डायरेक्टली निकालेंगे, बार बार थोड़ी ना उसको 31 से डिवाइड करेंगे और 124 से डिवाइड करेंगे। एक मॉलिक्यूल का अगर मुझे मिल गया तो उसके बाद हम एक मोल का भी निकाल सकते हैं और फिर नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर करेंगे हम इसको, एक क्वेश्चन और लिखो। सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल निकालना है एस मॉलिक्यूल का, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है एस एटम का, ठीक है। इन, एस मतलब सल्फर, ओके, इन 96 ग्राम ऑफ S8। पढ़ा था ना क्लास 10 में, S8 क्या, कौन सा स्ट्रक्चर होता था, क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर। सल्फर मॉलिक्यूल और सल्फर एटम, आप पहले मॉलिक्यूल का निकालो और फिर डायरेक्टली फिर एटम का निकालना, अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है।
डन। तो पहले मॉलिक्यूल वाला निकालेंगे कितने मोल्स हैं। तो मॉलिक्यूल के क्या करना होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो सल्फर का कितना होता है बेटा, सल्फर 16 पर 16 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर को क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो कितना आएगा 32। ये आया हमारा। आया ये 32 डिवाइडेड बाय दिस, सॉरी 96 डिवाइडेड बाय इसका मास। ये 32 इंटू 8, एक सल्फर का 32, एक मॉलिक्यूल का सल्फर में कितने हैं 8, तो 32 इंटू 8। ये मॉलिक्यूलर मास किसका निकला, S8 का निकाला हमने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S एटम, एक में कितने एटम है बेटा 8, तो एक मॉलिक्यूल इतना मोल्स, डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा आंसर 3 मोल्स। क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 96 ग्राम को 32 से डिवाइड कर देते, ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होता निकालने का, जितना गिवन मास है उसको एक एटम के मास से डिवाइड कर दीजिए 32, तो वो कितना देगा आपको 3 मोल्स। सेम आंसर, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का निकालकर नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर। या तो जब गिवन मास है उसको एक एटम के मास से डिवाइड। ठीक, क्लियर है, दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट, ये जो चीज सीख रहे हैं ना, ये बस क्वेश्चन पूछने का तरीका है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटम, ये सब एनसीईआरटी में भी नहीं होगा शायद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटम, ठीक है। मान लो क्वेश्चन पूछा, कुछ कुछ दे दिया और लिखा फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम, क्या मतलब होगा ग्राम एटम का, पता है किसी को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटम, नहीं पता, सुना नहीं आपने। अरे पढ़ने के बाद भी नहीं सुना। दिस मीन्स मोल्स ऑफ एटम, वही मोल्स निकालना है, ठीक है। बट किसका मोल्स निकालना है, एटम का। ग्राम एटम जो है मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन नहीं होता है, एटम्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। H2O H2SO4 NaOH का आप ग्राम एटम नहीं निकाल पाओगे, बट S8, उसके बाद आपका हो गया P4, क्लोरीन 2, ये सब का हम ग्राम एटम निकाल सकते हैं। समझ में आया ये चीज, वो लिख लेंगे हम बाद में। पहले तो ये समझ में आया ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया। क्वेश्चन पूछा फाइंड द ग्राम एटम ऑफ से फॉर एग्जांपल 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो बेसिकली क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नॉट मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर है ये चीज, तो क्वेश्चन कर लेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम in 71 gram of chlorine। क्लोरीन कितने पर था बेटा 17, तो 17 इंटू 2 प्लस 1 35, और वो एक्सेप्शन में था 35.5। क्यों होता है एक्सेप्शन हम देखेंगे, क्योंकि उसके आइसोटोप्स होते हैं, दैट्स व्हाई उसका एक्सेप्शन होता है 35.5। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम बोल दिया, तो बेसिकली क्या निकालना है बेटा, मोल किसका, मोल्स ऑफ एटम निकालना है। तो एटम निकालने के लिए गिवन मास क्या होगा 71 ग्राम, और एक एटम का मास कितना होगा 35.5, which will give you what, मोल्स।
ये आया आंसर। करो। बोर्ड में केमिस्ट्री में आई स्कोर्ड 100, मैथ्स में 100, फिजिक्स में 86। ठीक है, 14 नंबर का सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर था, आई लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि जेई का एग्जाम था नजदीक में, तो रिवाइज करने के लिए मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया। जेई में नहीं है सेमीकंडक्टर। ओके, वो भी आ जाता अगर पढ़ के जाते, टाइम ही नहीं था। आपको नहीं छोड़ना है, आपको सब करके जाना है। बट एम तो यही होना चाहिए ना बेटा, जब ला सकते हैं तो अब बिल्कुल आ सकता है। उतना तो पढ़ ही लेंगे, उससे ज्यादा पढ़ा देंगे आप। केमिस्ट्री जितना किताब में नहीं होगा ना, उससे ज्यादा पढ़ा देंगे। ठीक है, जेई मेंस एडवांस सब लेवल, कोशिश तो यही रहेगी, बाकी पता नहीं। नीट वालों के लिए तो इससे बाहर कुछ है ही नहीं। आप एनसीईआरटी अच्छे से करके चले जाओ, फिजिक्स थोड़ा सा एक लेवल मैकेनिक्स में अच्छे से करके चले जाओ, हो जाएगा फिजिक्स। हो गया। तो नंबर, इस बार नंबर ऑफ ग्राम एटम नहीं निकालना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, पहले मोल्स निकालेंगे। ठीक है, दिस विल गिव यू हाउ मेनी मोल्स, 4 मोल आया ये आंसर, पहले ये बताओ। 4 मोल, और इस 4 मोल में नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है, तो क्या करते हैं, लिखा था ना उस दिन, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, विच इंप्लाइज व्हाट, ये गिवन नंबर कितना होगा, 4 into Na, which is equals to 4 into 6.023 into 10 raised to power 23। ये आया आपका आंसर। ग्राम एटम नहीं निकालना था बेटा, सिर्फ नंबर ऑफ एटम निकालना था। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को कि क्या पूछा है, ग्राम एटम पूछा है कि एटम पूछा है। ग्राम एटम पूछा तो क्या आंसर होता, बोलो, ये हो जाता आंसर। और नंबर ऑफ एटम पूछा है तो क्या आंसर होगा, मोल निकालने के बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था। अगली बार में क्या पूछा है, ग्राम एटम। तो ग्राम एटम के लिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ, ठीक है, सल्फर। तो 32 ग्राम
और सल्फर का मास कितना होता है एक एटम का? 32 ग्राम पर। दिस विल गिव यू हाउ मच? 1 मोल। ये आया इसका आंसर 1 मोल। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन O2, तो गिवन कितना है बेटा? 64 ग्राम, और 16 इंटू 2 क्या होगा? 32, विच विल गिव यू व्हाट? 2 मोल्स। ऑल्सो कैलकुलेट ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, नॉट O2। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 64 ग्राम डिवाइडेड बाय 16, विच विल गिव यू व्हाट? 4 मोल्स। या फिर दूसरा तरीका क्या है? यहां देखो ध्यान से, एक मोल O2 में कितने एटम्स हैं? 2। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो ये कैसे आया? 2 इंटू 2 करके। पहला वाला 2 कहां से आया? मोल से। दूसरा वाला 2 कहां से आया? यहां से। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो ठीक है, अब आयंस वाला थोड़ा सा मोल्स कैलकुलेट करेंगे। करो। 60 ग्राम NaOH। डन, फर्स्ट वन पहला हो गया बेटा। सोडियम 11 पर है, 11 पर ऑड वाला लगेगा, 11 इंटू 2 प्लस 1 विल गिव यू व्हाट? 23। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सब ऐड होकर क्या देगा बेटा? 40 ग्राम पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ NaOH, तो 60 डिवाइडेड बाय 40, ये आया आपका आंसर 3/2 मोल्स। क्या हम इसका ग्राम एटम कैलकुलेट कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ग्राम एटम किसका कैलकुलेट होगा? P4Cl2। आयंस का कभी भी नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लो पूछ लिया कैलकुलेट द ग्राम एटम ऑफ 60 ग्राम, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, डी ऑप्शन। ठीक है, आयंस का हम ग्राम एटम कैलकुलेट नहीं करते हैं, दिमाग में ये डाल लीजिए। चलिए आगे, नंबर से मोल निकालना है, करिए। पूरा कैलकुलेशन मत करिएगा, बस खाली इक्वेशन लिख के छोड़ दीजिए।
डन। सेकेंड वन, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? अगर नंबर दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ये आया अपना आंसर। बस ये लिख के छोड़ दीजिए, बाकी कैलकुलेशन घर पे करते रहिएगा। नेक्स्ट, यानी ये सब एनसीईआरटी में खोजोगे नहीं होगा, ठीक है। जब एनसीईआरटी वाला जब आएगा ना तो मैं बता दूंगा कि पढ़ लेना। ये सब चीज नहीं सीखोगे तो वैसे भी वो नहीं बनेगा। ओके, नंबर से मास निकालना है। लास्ट क्लास में सीखा है हमने ये सब, नंबर से मास निकालना। नंबर से मास कैसे निकालते हैं? पहले मोल्स निकालना होगा। मोल्स कैसे निकलेगा? 1.2046 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। सीखा हमने ये, नंबर को na से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 24 है, ये 23 है, क्या बचेगा? 10। 10 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या देगा? 12.046 डिवाइडेड बाय 6.023, कटेगा, क्या आएगा आंसर? 2 आया आंसर। 2, 10 की पावर 24 है बेटा, ये 23 था। तो क्या निकाला हमने? 2 मोल, ठीक है। अब मोल से क्या चीज में जाना है? मास में। तो दूसरा फॉर्मूला मोल्स का क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बेटा? 18 ग्राम पर मोल। ये हमें निकालना है और इसका वैल्यू क्या दे रखा है? ये रहा, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या होगा? 18 इंटू 2 36 ग्राम। ये आया आपका आंसर, 36 ग्राम। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब तो मैं डायरेक्ट ही करूंगा इसके बाद, बहुत बार मैंने लिख दिया अब, ठीक है। ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले हैं। एक नंबर से, नंबर आता है तो क्या चीज से डिवाइड करते हैं? एवोगाड्रो नंबर। और एक मास से, मास जब गिवन होता है तो क्या चीज से डिवाइड करते हैं? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ठीक है, चलो, बहुत ये सब सीख लिया, नया चीज, कंसेप्ट ऑफ ग्राम एटम नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सुना है आपने ये नाम ग्राम इक्विवेलेंट? नहीं सुना आज तक? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अगेन एनसीईआरटी में शायद नहीं है। गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो गिवन मास तो गिवन ही होगा, है ना।
मुद्दा पड़ जाएगा क्या चीज का, इक्विवेलेंट मास का कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट मास is equals to molecular weight divided by n factor. Equivalent mass is equals to molecular weight divided by n factor. अब देखो इक्विवेलेंट मास में ये तो क्लियर है, मॉलिक्यूलर वेट H2O का क्या निकालते थे 18, H2SO4 का क्या निकालते थे 98 निकालते थे, याद है। NaOH का क्या निकाला 40। तो मॉलिक्यूलर वेट में किसी को कोई डाउट है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, जैसे नॉर्मली वेट निकालते हैं वैसे निकाल देना है, ठीक है। H2O का कैसे निकाला था 18, 2 और 16, NaOH 23, 16 और 1, तो दैट इज योर मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। बेटा नॉर्मेलिटी वाला एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जो कि अपने सिलेबस में है एनसीईआरटी के, नॉर्मेलिटी। जब नॉर्मेलिटी आएगा तो वहां पर एन फैक्टर का यूज होगा, ये मत समझना कि नहीं दे रखा है तो यूज नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी है सिलेबस में बट एन फैक्टर नहीं सिखाया, हमें एन फैक्टर अब सीखना है। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। नाउ दिस एन फैक्टर इज आल्सो नोन एज वैलेंसी फैक्टर। हो सकता है ना कभी क्वेश्चन में लिख के देते वैलेंसी फैक्टर इज दिस, पता चला है पता ही नहीं क्या होता है। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, ठीक है, ये नई चीज है हमारे लिए। पहला पॉइंट लिखो, एन फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। एन फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, तो जब भी कोई सिंगल एलिमेंट का एन फैक्टर निकालना होता है तो हम उसका क्या लिख देते हैं, वैलेंसी। ठीक है। से फॉर एग्जांपल एक करके दे रहे हैं, उसके बाद सब आप निकालेंगे। सोडियम, सोडियम इज एट 11, के शेल, एल शेल, एम शेल, तो के में कितना होगा 2, एल में 8, एम में 1, 1 क्या करेगा वो डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। इसमें कोई दिक्कत 9 में सीखते हैं हम। तो वैलेंसी अगर 1 आ गया तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, सेम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्या होगा फॉर्मूला से, और जो वेट है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यही फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेटेड वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इसका कितना होता है सोडियम का 23, 23 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर विल गिव यू व्हाट 23। इसमें आप इक्विवेलेंट वेट को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, इसमें करेंगे आप। डू इट फॉर दिस वन, और इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। क्या चीज बोलिए। ये इसी का यूनिट हो जाएगा ना बेटा, ठीक है।
से फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज 2 न्यूटन, 2 न्यूटन को 2 से डिवाइड करोगे वही यूनिट रह जाएगा। नंबर से अगर किसी को डिवाइड कर दोगे तो उसका यूनिट चेंज नहीं होगा ना, कोई दूसरा एन फैक्टर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो नंबर होता है। आ गया मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम क्या चीज पे बैठा है बेटा, 12 के एल एम, 2 8 और 2, तो 2 को क्या करेगा ये डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना, वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, और एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो 12 पर बैठा है तो 24, 24 डिवाइडेड बाय 2, ये देखा घटा 12, ठीक है। चलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन ओ, 2 प्लस वाला कर लिया ना, एक माइनस वाला भी कर लेते, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ओ, ठीक है। ओ कितने पर है बेटा, 8 पर, कैसे अरेंज करेंगे, 2 के में, 6 इसमें, एम में तो कुछ आएगा ही नहीं आएगा, तो ये कितना एक्सेप्ट करेगा, 2 एक्सेप्ट करेगा, क्या होगा ये -2, वैलेंसी विल बी 2, एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। अच्छा, इसका वजन कितना होता है 16, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 8। ये आया आपका आंसर, 8 आया आंसर 8। ऑक्सीजन का वजन 16 होता है, उसके वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, वैलेंसी क्योंकि एन फैक्टर के बराबर होता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा 8। नहीं, साइन का यूज नहीं होता, ठीक है। वेट नेगेटिव में आ जाए बेटा, है ना, कॉमन सेंस, वजन नेगेटिव नहीं हो सकता, मजा आ जाएगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपने डिस्ट्रॉय कर करके माइनस में कर दिया, है ना, क्लियर है। वैलेंसी नेगेटिव नहीं होती ना बेटा, वैलेंसी इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, ओके। कैसे डिफाइन करते थे वैलेंसी को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, माइनस में कभी वैलेंसी हम डिफाइन नहीं करते, ठीक है। चलिए, तो एलिमेंट का निकाल लेंगे हम आराम से, एन फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या करना है, उसके वैलेंसी से डिवाइड कर देना है। दूसरा लिखिए, एन फैक्टर ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, एन फैक्टर ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, बेसिकली वैलेंसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ठीक है। तो वी विल बी राइटिंग ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नॉट विथ साइन, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, वही जो अभी आपने पूछा ना माइनस वाला, वही -2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। से फॉर एग्जाम्पल अल्युमिनियम +3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्या होगा बेटा इक्विवेलेंट वेट, बताइए। अल्युमिनियम का वजन कितना 13 पर है, 13 ऑड है तो 27 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू व्हाट 9, ठीक है। जल्दी से ये दोनों करो, निकालो इक्विवेलेंट वेट। ओ का
16 और यहाँ क्या यूज करेंगे 2, माइनस नहीं यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दिस विल गिव यू 8 और सल्फर का कितना होता है 32 और इस पर चार्ज क्या लगा हुआ है, कितना आएगा आंसर 16, तो माइनस को यूज नहीं करें। ओके, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, थर्ड, n factor of an acid. Now, n factor of an acid is basically its basicity. अरे स्पेलिंग सुना है आपने वर्ड बेसिसिटी? क्या होता है बेसिसिटी? डिफाइन करिए, बोलिए क्या होता है बेसिसिटी? हाउ इज बेसिसिटी डिफाइंड फॉर एन एसिड? एसिड के लिए बेसिसिटी डिफाइन करते हैं, बेस के लिए एसिडिटी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज बेसिसिटी? लिखिए, नंबर ऑफ replaceable H plus ion in an acid by a base या फिर number of H plus ion an acid can lose or donate. सीखेंगे इसको। एग्जाम्पल, HCl, अगर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा बेटा? H प्लस और Cl माइनस। तो कितना H प्लस ये डोनेट कर सकता है? 1, है ना, इससे ज्यादा तो है ही नहीं इसके पास। इसका एन फैक्टर क्या होगा? समझ आया? कितने H प्लस लूज कर सकता है? 1, तो एन फैक्टर क्या होगा? 1, नंबर ऑफ H प्लस आयन इट कैन डोनेट। ठीक है, जल्दी से इक्विवेलेंट वेट निकालिए इसका। HCl का क्या हो जाएगा मास, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1, तो 36.5 आया आपका। 36.5 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल 2, H2SO4, H2SO4 कैसे टूटेगा बेटा? H प्लस और SO4 माइनस 2, इसमें गलती क्या है? बोलिए, इस इक्वेशन में क्या गलती है? इट इज नॉट बैलेंस्ड, है ना। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 1। तो H2SO4 में कितने H प्लस आयन है डोनेट करने वाले? 2, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2। निकालिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4।
डन। H2SO4 तो अब याद हो जाना चाहिए कितना है, 98 डिवाइडेड बाय 2 which will give you what, 49। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल HCl का हो गया, एक एग्जाम्पल H2SO4 का हो गया, एक एग्जाम्पल जो भी आपको पूछा जाता है ना वो सब कर लेंगे। करिए इसको, इसका सब कुछ निकालिए, तोड़ कर लिखिए और करिए। एट प्लस 14, 62 प्लस 163, क्या आया आंसर, 63 आया। अब ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बोला ना ये इंटरेस्टिंग है। देखने से क्या लगता है कितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा, 3, है ना। कुछ चीजें हैं केमिस्ट्री में जो याद करनी है आपको, लेकिन इसमें कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, 1। ठीक है, माइनस तो खैर हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, बट ठीक है अभी के लिए ऐसे ही लिख लो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देंगे इसको आपको अभी जस्ट, ठीक है, पहले लिख लो n फैक्टर इज 1। ये मत लिखना, ये वाला पार्ट मत लिखना, ये वाला पार्ट मत लिखना, ठीक है, ये बस बताने के लिए, ठीक है। H3PO2 में कितने हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल वाले, 1। n फैक्टर क्या होगा, 1। H3PO3 इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं रिप्लेस वाले, 2। तो इसका n फैक्टर कितना होगा, अब ये आपका वाला H3PO4 इसमें कितने होते हैं, 3। इसका n फैक्टर कितना होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों तो बाद में पढ़ते, बट ठीक है मन में कोई संकोच शंका नहीं रहनी चाहिए। H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है, अभी के लिए तो याद करना होगा। ठीक है, H3PO4, तो जब आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये वाला H, ये वाला H आर अवेलेबल फॉर गेटिंग रिप्लेस्ड, तो इसीलिए इसका जो बेसिसिटी आता है कितना आता है, 3। ठीक है, ये आराम से टूट जाएगा वो O से, ओके क्लियर है। H3PO3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये देखो ये आपका H प्लस नहीं देगा, ठीक है, ये और ये देगा, तो कितना आएगा, 2। और H3PO2 बना लेना, तो ये दोनों आपका रिप्लेसेबल H प्लस नहीं देगा, कौन सा देगा, ये वाला, तो इसका कितना आएगा, 1। बना लो,
याद रखना। तो जो भी ये डायरेक्टली अटैच होते हैं ना बेटा, दे आर नॉट एसिडिक। ओ के साथ अटैच वाले एसिडिक होंगे, ठीक है, नॉट एसिडिक, नॉट एसिडिक। सबका जल्दी से इक्विवेलेंट वेट निकाल दो, सबका इक्विवेलेंट वेट निकाल दो। H3PO2, H3PO4, H3PO3। इक्विवेलेंट वेट निकालो सबका पहले। एक या दो कॉपी में हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ठीक है। एन फैक्टर ऑफ अ बेस, तो एन फैक्टर ऑफ अ बेस क्या लिखते हैं हम, उस बेस का एसिडिटी। एंड हाउ इज एसिडिटी डिफाइंड, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस, या फिर number of OH minus it can donate। NaOH कितना होगा, एन फैक्टर कितने OH है, एक, एन फैक्टर कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट आप घर पर निकाल लेना, ठीक है, निकाल लोगे ना आराम से, बस डिवाइड करते जाना है, मास निकाल के 40/1 है ना, कर लोगे आप, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए जगह छोड़ दो, घर पर कैलकुलेट कर लेना। बी कितना है एन फैक्टर, कितने OH हैं, दो, एन फैक्टर कितना होगा, दो, ठीक है, कर ही लेना, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना। बेटा जो पढ़ा रहे हैं ना केमिस्ट्री में, प्लीज उसको घर जाकर ये सारे क्वेश्चंस दोबारा करना, नहीं तो भूलते चले जाओगे, क्योंकि और आगे बढ़ते चले जाएंगे ना हम।
डन। नेक्स्ट लिखो, n factor of a salt, n factor of a salt. So what is that? Magnitude of, ये कैपिटल में होना चाहिए, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, और है लगा हुआ बेटा, ऐड नहीं करेंगे, या तो टोटल पॉजिटिव देखेंगे या तो टोटल नेगेटिव देखेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ओके, एग्जाम्पल, NaCl। तो NaCl कैसे बना होगा बेटा? Na प्लस और Cl माइनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज? 1, है ना? या तो पॉजिटिव चार्ज से देख लो या तो नेगेटिव चार्ज से देख लो। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? वो भी 1। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? वो भी 1। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? इक्विवेलेंट के लिए जगह छोड़ लो, कैलकुलेट कर लेना। MgCl2, सिर्फ एन फैक्टर लिखते जाओ इक्विवेलेंट घर पर। क्या आया एन फैक्टर? 2 आया। आया सभी का 2। C Na2SO4, सब सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट का एन फैक्टर लिख रहे हैं। डन। सो कैसे लिखोगे? 2Na प्लस और SO4 माइनस 2, ये आया। 2Na प्लस क्यों किया? बैलेंस करने के लिए, है ना? इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। एन फैक्टर विल बी, सबका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, छोड़ मत देना, सो मत जाना घर पे जाके। ठीक है, डी Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 होल थ्राइस। पहले तो सोचो, Al2SO4 होल थ्राइस में Al कितने पर होगा? +3, SO4 कितने पर होगा? -2। ठीक है, अल्युमिनियम कितना बेटा? लेफ्ट साइड में अल्युमिनियम कितना? 2। ठीक है, चार्ज कितना हो गया? 2 × +3 6, है ना? सल्फेट इधर कितना होगा? इधर भी चार्ज कितना है? 6। इधर भी चार्ज कितना है? 6। एन फैक्टर क्या होगा? 6। ठीक है, 2 × 3 ऐसे आया 6, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके। Al + 3 2 है, एक L पर +3, 2 L पर +3 +3 +6, और इक्विवेलेंट वेट आप कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, चलो डन। इसके आगे फिर अगली क्लास में कुछ पूछना है आपको, रिवाइज करिएगा। ठीक है, जा सकते हैं, बोलिए। Al2SO4 होल थ्राइस, Al क्या चीज से बनता है? +3। सल्फेट क्या चीज से बनता है? -2। दोनों को बैलेंस करना है। Al लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है तो 2। सल्फेट राइट लेफ्ट साइड में 3 है, इधर 1 है तो इधर 3। टोटल चार्ज विल बी 2 × 3 6। टोटल चार्ज विल बी 2 × 3 6। तो किसी भी चार्ज से आप देख लो तो एन फैक्टर क्या आएगा? 6। जा सकते हैं हम।